अस्सलामुअलैकुम। मेडिकेट टॉक्स की एक और नई एपिसोड में आप सभी लोगों को वेलकम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमें स्टूडियोज में बहुत ही अमेजिंग गेस्ट ने ज्वाइन किया है और आज हम उनके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सब स्टूडियोज में डॉक्टर सनम बानो ने, जो कि MBBS FCPS पीडियाट्रिक मेडिसिन है, FCPS पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी है, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं और आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। आज डॉक्टर साहिबा ने अपना कीमती वक्त निकाला है मेडिकेट्स के लिए, तो हम आज बच्चों की जहनी सेहत के हवाले से भी बात करेंगे और जो थोड़े बहुत सिम्टम्स ऐसे हैं या एक ऐसा टॉपिक जिसको अमूमी तौर पर बड़ा नज़रअंदाज कर दिया जाता है, डॉक्टर साहिबा से आज उस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं। चलते हैं डॉक्टर साहिबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत वेलकम आपको मेडिकेट टॉक्स के प्रोग्राम में। चलिए शुक्रिया आपका भी, आपने बुलाया और अवेयरनेस के लिए जो है मुझे बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगे हैं और इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए कहा है कि कई बार बच्चों की जब बात आती है तो वालिदैन जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे हमारा आज का टॉपिक खासकर है हेडेक इन चिल्ड्रन, यानी सर दर्द जब बच्चे बता रहे होते हैं उसमें अमूमी तौर पर वालिदैन उसको बहुत लाइट लेते हैं, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, हो गया होगा, बाज़ औक़ात तो वो शायद जहन में भी नहीं आ रही होती बात। पहला ही सवाल अगर मैं आपसे करूं कि डॉक्टर साहब आप क्या समझती हैं एक तजुर्बेकार डॉक्टर होने की हैसियत से कि बच्चों में जब सर दर्द की वजूहात देखी जाती हैं तो कौन कौन सी ऐसी बेसिक वजूहात हैं जो कि सर दर्द का बायस बनती हैं? अच्छा, सर दर्द जो है ना आजकल हमारी जो है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। इसका प्रीवेलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। पहले हम जैसे सर दर्द कहते हैं कि अडल्ट की बीमारी है, बड़ों की बीमारी है, बच्चों में हम रेयरली कभी कभार ही जो है वो देख रहे थे। लेकिन अब जैसे हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है और इसके साथ जो है ना हेडेक की प्रीवेलेंस जो है वो काफ़ी हमारे बच्चों में जो है वो ज़्यादा देखा गया है। अब एज ए फिजिशियन जो है हम हेडेक को टू कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है। एक होता है प्राइमरी हेडेक और एक होता है सेकेंडरी हेडेक। सही। पहले हम सेकेंडरी हेडेक पे जो है वो बात करते हैं। तो सेकेंडरी हेडेक जो है हमेशा पैथोलॉजिकल काज होता है। इसमें जो है हाइड्रोसेफेलस, दिमाग में पानी का भरना। सही। अच्छा, इसके अलावा जो है ट्यूमर है, मास है कोई, उसकी वजह से जो है दिमाग में प्रेशर बनना, उसकी वजह से होना। और इसके अलावा ये पहला अगर हेडेक है फीवर के साथ है तो उसमें जो है आपका जो है वो ट्रॉमा भी हो सकता, मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन भी हो सकता है। सही। और दूसरा जो कॉमन जो सेकेंडरी हेडेक का हमारे पास जो वजह है वो बच्चों का जो है नज़र का रिफ्लेक्टिव एरर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो है आई साइट भी अफेक्ट होती है, तो वो भी जो है हेडेक के प्रेजेंटेशन में फर्स्ट होती है। सही। तो पहले हमें अगर कोई बच्चा नया हेडेक के साथ आता है तो हमें प्राइमरी सेकेंडरी कॉजेज को हम पहले रूल आउट करते हैं, क्योंकि ये ट्रीटेबल कंडीशन है। ठीक है। अगर इनमें से सब कुछ भी नहीं है फिर भी हेडेक है तो वो प्राइमरी हेडेक है। सही। यानी कि इसमें कोई सिम्टम स्ट्रक्चर डिफेक्ट नहीं है, कोई पैथोलॉजी आपको नजर नहीं आएगी, MRI नॉर्मल होगा, रिपोर्ट्स नॉर्मल होंगी और बच्चे को फ्रीक्वेंट हेडेक हो रहे होते हैं, इसलिए हमारी जबान में इसको प्राइमरी हेडेक कहा जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब आपने बहुत एलैबोरेट करके और सहल अंदाज में सुनने वालों को भी बताया। एक और सवाल जहन में उभरता है कि वालिदैन कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो सर दर्द हो रहा है ये वाकईतन बच्चे के लिए खतरनाक है? अच्छा, मेरा ये मानना है कि जब भी आपके बच्चे को या किसी भी बच्चे को हेडेक स्टार्ट हो तो आप जो है ना फौरन जो है वो फिजिशियन से विजिट करें, ताकि वो बाकी जो है इसकी अलामत सिम्टम है उनको जो है वो चेक करके बताए कि क्या ये सेकेंडरी हेडेक है। सेकेंडरी हेडेक के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, रेड फ्लैग्स। वो अलामतें जिसपे आपको जो है ना परेशान होना है। सही। वो अलामतें क्या है कि सीवियर हेडेक हो, बहुत ज्यादा हो, बच्चा जो है नींद से उठ रहा है, वो चीख कर बोल रहा है कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, बच्चा उठते ही वोमिटिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा उसको जो है वोमिटिंग आ रही है, ठीक है, चलने में लड़खड़ाहट आ रही है, दिखने में जो है वो मसला आ रहा है। इसके अलावा पर्सनालिटी चेंजेस आपकी आ रही है, पहले पर्सनालिटी चेंज थी, अब एग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है, पर्सनालिटी चेंजेस आ रहे हैं, तो भी आपको जो है वो देखना होगा। और इसमें से जैसे मैंने कहा कि आई साइड एक कॉमन हमारा जो है वो प्रॉब्लम है, तो ये भी हमें जो है वो देखना होगा। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। एक सवाल जहन में और उभरता है, अमूमी तौर पर जब बच्चे सर दर्द की शिकायत का बता रहे होते हैं तो क्या ये कई बार इसलिए भी होता है कि बच्चों को आंखों की तकलीफ होती है या ये आई साइट का प्रॉब्लम होता है? आपके पास जब कभी पेशेंट्स आते हैं बच्चे तो क्या
अमूमी तौर पर सर दर्द इस वजह से भी होता है? बिल्कुल होता है। हमारा जो है वो कॉमन जो है रिफ्लेक्टिव एरर या आई साइट जो है वीक होती है, तो आपका जो है वो स्ट्रेन हेडेक हमारी ज़बान में कहा जाता है कि आपका जो फ्रंटल एरिया है वहाँ पे स्ट्रेंस होती है, और फ्रंटल हेडेक के साथ जो है ना आगे वाले सिम्टम के साथ आते हैं कि हमें आगे वाले सर में जो है वो दर्द हो रहा है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो हेडेक स्टार्ट हुआ था वो आई साइड वीक के से ही हुआ था। सही, मेरी आई साइड वीक हो गई थी, वो हेडेक जो है वो फ्रीक्वेंट होना शुरू हो गया था। हाँ। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने ये बात बताई, इससे कई हमारे सुनने वाले रिलेट करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो देखने वाले होते हैं उन्हें लग रहा होता है कि शायद जो डॉक्टर हजरात हैं, मुझे लगता है वो किसी और दुनिया से आए हैं, उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं हो सकती। तो ये बड़ी नेचुरल आपने बात की है, इससे लोग सुनने वाले बहुत रिलेट कर पाएंगे। बिल्कुल, आपको जो है हर बच्चे का जो है वो हेडेक स्टार्ट के साथ जो है वो आप अपने डॉक्टर के साथ विजिट करें, मुआयना करें, वो कंप्लीट हिस्ट्री लेगा, एग्जामिन करेगा, फिर आपको गाइड करेगा कि आपको कहाँ जाना है। तो हेडेक को इनिशियली आप लाइट नहीं ले सकते। तो जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके पास एक पाथ होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि प्रॉब्लम है, उसमें मुझे क्या देखना है और कैसे जो है वो उसको ट्रीट करना है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि माशाल्लाह आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वो तकलीफ या वो अवेयरनेस की बातें जो कि शायद हमारे मुल्क पाकिस्तान में लोगों को नहीं मालूम होती हैं। कई दफा लोग डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके बीच में और डॉक्टर के बीच में बहुत सारी मेथोलॉजीज आ जाती हैं कि डॉक्टर कहीं ये ना बता दे, कहीं डॉक्टर जो अगला सवाल मैं करने वाली हूँ उसमें बहुत लोग रिलक्टेंट होते हैं कि कहीं डॉक्टर हमारा जो छोटा सा बच्चा है खुदा ना खास्ता उसे किस किस्म का स्ट्रेस हो सकता है, उसे तो कोई ज़हनी दबाव की बात ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक बच्चा है। तो डॉक्टर साहब इसमें आप हमारी रहनुमाई कीजिएगा। जो मेरा अगला सवाल है कि बच्चों में ज़हनी दबाव या परेशानी, क्या ये भी एक वजह हो सकती है सर दर्द की? देखिए, अब ये कहना कि किसी बच्चे में जो है वो स्ट्रेस नहीं होता तो पॉसिबल नहीं है जी। अगर मेरे बच्चे को स्कूल का स्ट्रेस होगा, दोस्तों का स्ट्रेस होगा, लेकिन मुझे स्ट्रेस होगा कि मैं इनको जो स्कूल की फीस दूं और जो इसकी जो है वो बिजली का बिल दूं, तो स्ट्रेस हम दोनों के ही लेवल पे है, लेकिन उसका अपना लेवल का स्ट्रेस है, मेरा अपना लेवल का है। तो ऐसा स्ट्रेस फ्री लाइफ किसी भी की इंसान की पॉसिबिलिटी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बताती हूँ, जब 3 मंथ का बच्चा होता है ना जी, तो माँ के लिए, माँ मुझे उठाए, मुझे प्यार करे, उसके लिए रोता है, स्ट्रेस होता है, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्राइंग होता है। तो जब बच्चा रोता है, माँ उसको उठा लेती है, तो उसकी स्ट्रेस होती है, वो अपनी माँ को चाहता है कि मेरे पास हो। तो 3 मंथ का बच्चा इतना समझदार होता है कि मेरी माँ है, फेस रिकग्नाइजेशन होती है और मुझे ये चाहिए, तो रो के उसको बुलाता है। सही। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ किसी भी नहीं है। 3 मंथ के बच्चे को भी स्ट्रेस होता है, उसको दूध नहीं मिलेगा, वो रोएगा मुझे दूध चाहिए, ये उसका स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ किसी की भी नहीं होती। आपको सिखाना पड़ेगा कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन डॉक्टर साहब बच्चों में जो हम आज के दौर के बच्चों को देखते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई का दौर है, तो बहुत सारी चीज़ें अब टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई हैं, तो यकीनन उनका वो वाला रूटीन भी नहीं रहा जो पहले बच्चों में होता था, फिजिकल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर साहब आपके पास जब कोई भी ऐसा बच्चा आता है, स्पेसिफिकली मैं अगेन सवाल को एलैबोरेट करूँगी, जिसकी आंखें भी ठीक हैं और भी कोई बात नहीं है, लेकिन उस बच्चे को किसी न किसी वजह से स्ट्रेस है या वो एंजाइटी में है और शायद वो अपने पेरेंट्स को बता भी नहीं पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, लेकिन सर में मुसलसल दर्द है। तो डॉक्टर साहब ऐसी सिचुएशन में कोई भी अगर वालिदैन हमें देख रहे हैं, आप क्या मशवरा देंगी कि वो क्या करें? अच्छा, इसमें ना जो आपका जो टॉपिक सवाल है उसके लिए मेरा जवाब है प्राइमरी हेडेक। अभी तक हमने जो बात की कि सेकेंडरी हेडेक क्या है, जिसमें से हमने ट्यूमर की बात कर लिया, आई साइट की भी बात कर ली। अब प्राइमरी हेडेक को ना समझना बहुत जरूरी है जी। प्राइमरी हेडेक आपका जिंदगी का हिस्सा है, आपकी जिंदगी से कभी नहीं जाएगा। अब प्राइमरी हेडेक में जो है वो माइग्रेन भी आता है, टेंशन टाइप हेडेक भी आता है, क्लस्टर हेडेक भी आता है। अच्छा। क्लस्टर हेडेक आंखों के अराउंड जो है वो समझे आई बॉल की तरह एक सीवियर पेन होगा जो कि आंखों में होगा, जो कि ज्यादातर बड़े बच्चों में होता है या एडोलेसेंट एज में होता है या एडल्ट लाइफ में होता है, छोटे बच्चों में नहीं आता। अब कोई भी वजह नहीं है और बच्चों को हेडेक हो रहा है, तो फिर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है माइग्रेन और एक होता है टेंशन टाइप हेडेक। सही। ठीक है। माइग्रेन के अपने कैरेक्टर है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी, अमूमन यूनिलेटरल होता है, एक साइड का होगा, पल्सेटाइड जैसे दिल धड़कता है, उनको लग रहा है कि मेरी नसें जो है वो धड़क रही होती हैं, पल्सेटाइड नेचर में होता है। साथ में जो है कभी वॉमिटिंग, कभी नोजिया, कभी फोटोफोबिया, और इसके ट्रिगर मौजूद होते हैं, जैसे सनलाइट किसी का ट्रिगर है, किसी का चाय ट्रिगर है, किसी का कोल्ड ड्रिंक ट्रिगर है, चीजें, हाँ, खुशबू है। जी जी जी। और दूसरा जो है कॉमन है वो स्ट्रेस टाइप हेडेक है, टेंशन टाइप हेडेक है।
अब देखिए जिंदगी में टेंशन आप और मैं किसी का भी हटा नहीं सकते, ठीक सही है, बात है, और बिल्कुल। हमें इनको डील करना सिखाना होगा। होता है। आपको जब सिचुएशन में डालेंगे, यानी कि वो अपने दोस्तों में जाएगा, तभी उनके साथ डील करना सीखेगा। बिल्कुल सही। तो ये जो स्ट्रेस है उनको हमें सिखाना पड़ेगा कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है और इसको हमें डील कैसे करना है। तो इसमें आप पेरेंट्स जो है वो बच्चों को बुलाएं, डेली रूटीन पूछें और फिर बताएं कि सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। सही। तो पेरेंट्स और बच्चों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि अगर उनको कोई चीज़ बुरी लगी है, गलत लगी है, तो उनको आप समझाएं कि इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है, और ये एक नेचुरल पार्ट है लाइफ का, ये मैं ज़िंदगी से निकाल नहीं सकता, आपको इससे डील करना सीखना है। डॉक्टर साहबा, आपने तो इतनी खूबसूरती से टॉपिक के अंदर मैं समझती हूँ एक पूरा मैसेज दे दिया। और यहाँ मैं थोड़ा सा टॉपिक को रोकूंगी और ये बात ज़रूर कहूँगी कि डॉक्टर साहबा, बहुत दफ़ा देखने वाले लोग ये समझते हैं कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वो इतनी काउंसलिंग की बातें नहीं करते, बस वो उनके पास जाते हैं, वो पूछते हैं, दवाइयाँ लिखते हैं, आँख उठा के भी नहीं देख रहे होते, और जी हमारी तकलीफ वहीं की वहीं रह जाती है। तो मेरा ख्याल है कि आपकी जो ये आज की गलत फहमी है, डॉक्टर साहबा का प्रोग्राम सुन के दूर हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर साहबा ने ना सिर्फ ये कि हमें वो तरीक़ेकार बता रही हैं, वजूहात बता रही हैं, बल्कि इसके अंदर एक छुपा हुआ मैसेज भी है हमारे लिए। डॉक्टर साहबा, एक सवाल भी कह लूँ मैं, या फिर ये मैं, क्योंकि हम ज़ाहिर एक अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं, आई रियली वांट कि आपका जितना भी वक्त हमें मिला है हम उसको बेहतर तरीके से कार्य खैर के लिए यूज़ करें। डॉक्टर साहबा, ठीक है, हमने मान लिया कि एक बच्चे को कोई पेरेंट लेके आता है, बच्चे को सिर दर्द होता है, अब जो भी उसके सिम्टम्स हुए, आपने उनको अद्वियात भी दे दी। एक चीज़ जो कि मुझे भी महसूस होती है, और आप तो ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं, दैट इज़ काउंसलिंग का जो एक प्रोसेस है, जो कि अभी आपने कितनी अच्छी तरीके से बता दिया। डॉक्टर साहब, कितना ज़रूरी है कि एक बच्चे के साथ पेरेंट का मुसलसल, जैसे आपने खुद ही कही बात कि स्ट्रेस तो पूरी ज़िंदगी रहेगा, अब बच्चे के साथ आपने ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया, फॉर इंस्टेंस दवाई भी दे दी, बट डॉक्टर साहब यहाँ पर वालिदैन की अपनी काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है, एज न्यूरोलॉजिस्ट हमें प्लीज़ बताइएगा, और बच्चे के साथ पेरेंट का या एक जो भी उसको नॉलेज देख रहा है उसका एक काउंसलिंग वाला एरिया कितना मैटर करता है? देखिए, मैं सिंपल सी, जितने ही पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको प्राइमरी हेडेक रख दिया, मैंने इसको माइग्रेन भी डायग्नोज कर लिया या टेंशन टाइप हेडेक भी डायग्नोज कर लिया, फिर भी हर दूसरे महीने पेरेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, सर का दर्द हो रहा है, सर का दर्द हो रहा है। तो मैंने ये समझाती हूँ कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, फिर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। वेरी ट्रू। ठीक है, तो अगर मैं इसको माइग्रेन में रखूँ और या टेंशन टाइप हेडेक को रखूँ, जी, ठीक है, तो ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है, ये कहीं नहीं जाएगा। अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं दवाई दूंगी 3 महीने की और ये इसकी जिंदगी भर ठीक हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। अब मुझे इसको मैनेज करना आना चाहिए। सही है, जैसे हम दो दोस्त होते हैं या हम दो हस्बैंड वाइफ होते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा हस्बैंड है तो मुझे पता है किस बात पे गुस्सा करेगा, किस बात पे ये खुश होगा। बिल्कुल सही। इसी तरीके से दोस्त भी हमें पता है कि मेरी दोस्त इस चीज से अच्छी खुश होती है, अगर वो खुश होगी तो मैं खुश होंगी। हाँ। तो इसी तरीके से आपको माइग्रेन को मैनेज करना है, ठीक है। दवाई डालना मेरे लिए बहुत आसान है, मैं 2-3 दवाइयाँ लिख के दूंगी, कंपनी मुझे फेवर देगी, मैं बहुत खुश रहूंगी। लेकिन आपके बच्चे की लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाएगी, फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल में जाएगा, पेशेंट के बीच में रहेगा, वहाँ बाकी पेशेंट्स को देखेगा, ये ट्रॉमाटाइज इवेंट है। तो मिनिमम हॉस्पिटल इवेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसमें जो है ना लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। आजकल के आपका जो है स्लीप, नॉर्मल स्लीप आपकी रात की होनी चाहिए, 8-9 बजे सो जाए और रात की नींद कंप्लीट करे। पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम सुबह उसको उठाते नहीं है, नहीं, सुबह की नींद कभी भी डीप स्लीप नहीं होती और रेस्टिंग स्लीप नहीं होती। कोई आया, कमरा दरवाजा खोला, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, किसी ने लाइट खोली, किसी ने कपबोर्ड वगैरह खोला, तो आपकी स्लीप डीप नहीं गई, बार बार आपकी टूट रही होती है। दूसरा, आप जो है वो जैसे बच्चे लाइट ऑफ करेंगे और कंटिन्यूसली मोबाइल लगा के देखेंगे, कंबल वगैरह में डाल देंगे, अंदर यूज कर रहे होते हैं, तो वो भी जब कलर्स डिम लाइट में जब कलर्स आपके फ्लिकर हो रहे होते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा जो है हेडेक का काम होता है। सही। दूसरा, पानी का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा खाना चाहिए और खाना हमेशा टाइम पे लेना चाहिए। और फूड भी आप कोशिश करें कि आप अगर बच्चों को फास्ट फूड दे रहे हैं तो उनका डे रखेंगे, आपको सैटरडे संडे वीकेंड पे मिलेगा, बाकी दिन आप घर का खाना खाएं। डॉक्टर साहब, फूड से मुझे एक चीज़ याद आई और मैं अपने सुनने वालों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी। मुख्तलिफ रिसर्चेज आती रहती हैं, WHO भी आप अपने तौर से मुख्तलिफ रिसर्चेज लोगों की आगाही के लिए शेयर करते रहते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ये कहा जाता है कि जी चीनी जो है वो हमारे दिमाग के लिए मुनासिब नहीं है, मुज़र है। तो हमारे पास डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों में
स्पेशली हम बच्चों की ही बात कर रहे हैं आज टॉपिक में, ये जो बच्चों में एक्सेसिव शुगरी चीज़ों का एक इस्तेमाल है कि बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा मीठी चीज़ खा रहे हैं, और फिर वही आप वाली बात के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की तरफ भी तवज्जो नहीं है। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं पेरेंट को कि बच्चों में क्या वाकई ये मिठास जो है, जो एक्सेसिव बच्चे ले रहे हैं और कोई उसकी रोकथाम नहीं है, ये कितना डैमेज करती है ब्रेन को इन जनरल? देखिए हमारी बॉडी एक सिस्टम पे काम कर रही होती है, उसको नहीं पता आप क्या ले रहे हैं क्या है, उसके पास जो आ रहा है उसको मैनेज करना सीख रहा है। सही है कि मेरे पास अगर शुगर आ रहा है तो मुझे शुगर के साथ क्या करना है। तो हमारा जो बॉडी का फ्यूल है वो है शुगर ही है, लेकिन आप एक्स्ट्रा जब उसके बाद बम्बार्डमेंट करते हैं जी, तो हम जैसे मेरे पास अगर पैसे होंगे तो मैं सोचूंगी कि मैं अपना घर भी बना लूं, बंगला भी बना लूं, प्लॉट भी ले लूं। तो जब हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा शुगर मिल जाती है ना, तो वो भी ये कहता है कि बुरे वक्त के लिए मैं सेव कर लूं। तो ये बहुत ज्यादा शुगर जो है वो इस आपके लिवर में स्टोरेज होगी, ग्लाइकोजन जो कि आप फास्टिंग में यूज कर रहे होते, बाकी जितनी भी शुगर होगी वो आपकी बॉडी में एज अ फैट जमा होगी, वजन की तरह होगा, वो आपकी बॉडी से निकालता नहीं है, वो भी स्टोर करके रखेगी बॉडी। आपकी बॉडी, आपका सिस्टम अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि जो भी चीज एक्स्ट्रा होगी उसको वेस्ट नहीं करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा बुरे वक्त के लिए। तो ये बॉडी स्टोर करेगी, तो जब स्टोर करेगी तो आपका वेट गेन भी होगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम होगी, वेट गेन से फिर आपका जो है वो हेडेक वर्स होगा। तो बहुत ज्यादा शुगर नहीं, लिमिटेड शुगर होनी चाहिए जो आपकी नॉर्मल डाइट में है। एडेड शुगर जैसे हम एडेड जूसेस वगैरह देते हैं वो आपको अवॉइड करनी है, टॉफीज बहुत ज्यादा अवॉइड करनी है। तो ये एक हेल्दी नहीं, इसमें आपके बॉडी के पास सिर्फ एक अमाउंट मिल रहा है और जो कि वो आपकी बॉडी में डिफरेंट जगह पे यूटिलाइज करेगा, वो निकालेगा नहीं। और यूटिलाइजेशन में फिर वेट गेन होना, ये वाली सारी चीजें, वेसल्स का जो अर्ली हार्ट अटैक होना, वेसल्स का ब्लॉक होना, ये सारे जो साइड इफेक्ट आएंगे ना वो इसी की वजह से आएगा। शुगर के फॉर्म में स्टोर नहीं होता, हमेशा ये कन्वर्ट होता है फैट में। राइट, बिल्कुल सही। और फैट फिर आपकी वेसल्स को भी डैमेज करेगा, आपकी बॉडी को भी डैमेज करेगा। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि बस अब हम प्रोग्राम को कंक्लूड ही कर रहे हैं। बच्चों में जब हम माइग्रेन की बात करते हैं तो अभी आपने बहुत अच्छी बात की, जिसे हम स्लीप डिप्रिवेशन भी कहते हैं। कई बार ये भी अब हमने अर्ली एज में देखा है कि छोटे बच्चों का नींद का जो एक रूटीन है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब है। हम ऐसे घरों में भी जानते हैं, शायद सुनने वालों में भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि रात देर तक जाग रहे हैं, सुबह उसी आधी नींद पूरी हुई नहीं हुई उसी में बच्चे स्कूल चले गए। ये एक बहुत ही नॉर्मल है अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करें, कराची की बात करें तो 8-9 बजे। तो डॉक्टर साहिबा आप बता रही हैं यहाँ तो 8-9 बजे लोगों के घरों में खाने बन रहे होते हैं, पेरेंट्स ही 3-4 बजे मैं ये कहने वाली थी कि तो थोड़ा सा लोगों के साथ भी रिलेट करें। तो डॉक्टर साहब आप क्या समझती हैं कि अगर ये एक रूटीन ही बन जाए किसी बच्चे का कि एट अ वेरी अर्ली एज बच्चे की नींद का जो साइकिल है वो पूरा नहीं हो रहा बल्कि वो लेट जागने वालों में, तो इससे क्या वाकई ही हम माइग्रेन की तरफ निशानदेही कर सकते हैं कि बच्चा जरूर बच्चे को कहीं ना कहीं होगी तकलीफ? देखिए अब आपकी बॉडी अल्लाह ताला ने एक सिस्टम के साथ बनाई है, अब जिस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो आपकी बॉडी भी छेड़ करेगा। सिंपल सा एग्जांपल मैं ये देती हूँ कि अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसका मटेरियल बहुत अच्छा डाल रहे हैं, अच्छा सीमेंट है, अच्छी क्वालिटी की ईंटें हैं, अच्छा लोहा है, आपकी बिल्डिंग बन गई। एक आप दूसरी बिल्डिंग बना रहे हैं जिसमें लोहा भी थोड़ा सा जंग लगा हुआ है, वो ईंटें भी टूटी फूटी हैं, बिल्डिंग दोनों बन गई। अब 10 साल के बाद क्या होगा? जो बिल्डिंग अच्छे मटेरियल से बनी हुई है वो 50 साल तक चलेगी, और जो बिल्डिंग आपने ऐसे मटेरियल से बनाई थी जो कितना अच्छा नहीं था, वो बन तो गई, 5 साल तक चल भी गई, लेकिन उसके बाद उसमें जो है वो गिरना शुरू हो जाएगी, दरारें पड़ना शुरू हो जाएगी। तो ह्यूमन बॉडी भी बिल्कुल इसी तरीके से है। सही। तो जो आप बॉडी बना रहे हैं, आपकी आने वाले 5 साल 10 साल में आपकी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्स करेगी। तो अर्ली एजिंग होगी, आप बूढ़े जल्दी हो जाएंगे बच्चे, इनमें जो है काम करने की सलाहियत नहीं होगी, इनके ब्रेन फंक्शन जो है वो अफेक्टेड होंगे, मेमोरी इनकी वीक होगी, डिप्रेशन में ज्यादा कॉमन होगा। तो ये फिजिकली इमोशनली दोनों जो है वो डिसेबल बच्चे होंगे। भले उनकी टांगे नहीं है, कटी हुई नहीं है, तो उसको डिसेबल नहीं कह सकते, लेकिन वो सोसाइटी में सरवाइव करने जैसे नहीं होंगे। ये एक डिसेबिलिटी ही कहलाएगी आगे जाकर। तो आप अपने बच्चों का फ्यूचर, अभी मेरा बच्चा रो रहा है मैं इसको चॉकलेट दे दूं, तो ये आने वाले 10 साल के बाद रोता रहेगा, फिर आप क्या करेंगे? तो आपको ये अभी का नहीं सोचना कि मेरा बच्चा रो रहा है इसकी दिल की ख्वाहिश पूरी करूं, आपको ये सोचना है कि 10 साल बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। अभी हम सोचते हैं, हम 10 साल बाद का नहीं सोचते, ठीक है? तो आपके अपने बच्चों को 10 साल बाद सोचें, 15 साल बाद सोचें, 20 साल बाद सोचें कि वो कैसा इंसान बनेगा। क्योंकि 20 साल बाद कहानी उलट हो जाएगी, वो आपको संभालेंगे, आप नहीं, आप बूढ़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो आप जिसको ग्रो कर रहे हैं ना, वो आपका समझे
जैसे हम लोग कोई पॉलिसी लेते हैं या Asset है, एक तरह asset, से, हाँ, exactly, तो वो आपको exactly, कैसे काम इस आएगा, तरह ये भी का। आप जो है ना वो सोचेंगे इनके लिए आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब बिल्कुल आखिरी में एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। हम आज बच्चों में सर दर्द की मेनली बात कर रहे हैं। वालिदैन जब बच्चों की सर दर्द के साथ डील कर रहे हों तो समटाइम्स हम ये देखते हैं कि बच्चे से ज्यादा जो घर में वालिद हैं या खासकर वालिदा हैं, बच्चों से ज्यादा जो जो उनके केयर टेकर्स हैं वो टेंशन में आ जाते हैं। इसका मतलब कहने का ये है कि अभी तो बच्चे का, तो जैसे आपने इतनी अच्छी बात कही कि बच्चे तो चलो मैनेज शायद करना सीख भी जाएंगे क्योंकि वो बच्चे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आखिरी में बस ये सवाल मैं चाहूंगी, इसको जरूर एलैबोरेट कीजिएगा कि अगर आपके बच्चे में अब हेडेक की शिकायत हो गई है, डॉक्टर से आप कंसल्ट भी कर रहे हैं, मेडिसिन भी दे रहे हैं, तो एज पेरेंट जो भी बच्चे के साथ है वो खुद को भी कैसे डील करें और बच्चे को कैसे डील करना सिखाए ताकि उसके लिए थोड़ा मैनेज करना आसान हो। अच्छा, ये हमारी सारी बातें हेडेक से टॉपिक से चेंज हो रही है। देखिए मेरी माँ मैं बता रही हूँ, जी जी, मेरी माँ जैसे रिएक्ट करेगी ना सिचुएशन को, मैं वैसे ही रिएक्ट करूंगी क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा है ना। मैं कोई सिचुएशन होती है, खुदा ना खासा मेरी माँ इस तरह से स्ट्रेस ले रही है, परेशान हो रही है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो नेचुरली मैं भी वो ही अडॉप्ट करूंगी, वो स्ट्रेस लेवल मेरे अंदर भी आएगा, तो हेडेक तो कभी ट्रीट नहीं होगा। अगर आप, हाँ मैं बता रही हूँ, बच्चा दर्द हाँ में मैं है, बता रही हूँ, हाँ तो आप अपने आप को कैसे इसमें फिर आपको ये देखिए, आप पहले जब हमारे पास आते हैं तो हम ये कहते हैं कि प्रॉब्लम को समझें, जैसे मैं शुरू से करें कि अंडरस्टैंड करें प्रॉब्लम को, ताकि आपकी तकलीफ आपको बार बार हॉस्पिटल आना जो है वो बेहतर है। एक दफा हमने सेकेंडरी कॉजेज को रूल आउट कर लिया, अल्लाह ना करे दिमाग में कोई रसोली नहीं है, दिमाग में कोई पानी नहीं है, आंखों का कोई मसला नहीं है, हमने इसको लेबल कर दिया प्राइमरी हेडेक। अच्छा, अब प्राइमरी हेडेक आपको कोई मसला नहीं देगा, आपका बच्चा डॉक्टर बन सकता है, आपका बच्चा इंजीनियर बन सकता है, हर चीज कर सकता है, तो ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप अपने आप को सुकून दे दें कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। अब हमें हेडेक में क्या करना है, तो हेडेक की हम दो मैनेजमेंट करते हैं। एक होता है अक्यूट या रेस्क्यू मेडिकेशन, कि अगर सर में दर्द हो गया तो मैं क्या करूं, ठीक है। उसमें हमें ये देखना होता है कि अगर मेरे बच्चे को लाइट से प्रॉब्लम हो रही है तो हम लाइट ऑफ कर देते हैं, और साथ में जो है वो पेन किलर का यूज कर लें। जैसे ही हेडेक स्टार्ट हो आप स्टार्ट में ही करें, वेट ना करें अगर सीवियर हो जाएगा। अगर ये सीवियर हो गया तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सही। तो जैसे ही आपको लग रहा है कि बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि मामा मुझे सर में दर्द हो रहा है, तो आप जो है अक्यूट रेड जैसे पेन किलर लेंगी। फॉर एग्जांपल माइग्रेन के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी कहते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, जो है इसके अलावा नेप्रोक्सिन हो गया, जो है ये पोनिस्टान हो गया, ये माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन पैरास्टामोल माइग्रेन का हेडेक कम तो करेगी, खत्म नहीं करेगी, ठीक है। तो आपके बच्चे की चॉइस आप मेडिकेशन के, अभी सर में दर्द है तो मुझे इन दवाओं में से एक दवाई चूज करनी है, ठीक है, वो उसका हेडेक रिलीव करेगी। सही। फिर हम दूसरी रखते हैं प्रोफाइलेटिक मेडिकेशन, ठीक है, वो मेडिकेशन जो बार बार सर दर्द होने से रोके। सही, ठीक है। अगर किसी बच्चे को हफ्ते में 3 से 4 एपिसोड सर दर्द की हो रही हैं, बच्चा स्कूल मिस कर रहा है, ट्यूशन मिस कर रहा है, या मदरसा मिस कर रहा है, या उसकी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, और ये कंटिन्यूसली 3 मंथ चल रहा है, तो फिर हम उनको प्रोफाइलेटिक मेडिकेशन पे डाल देते हैं। यानी कि सर दर्द हो ना हो आपको ये दवाई लेनी है, ठीक है। इसमें डिफरेंट किस्म की मेडिकेशन होती हैं, इसमें सोडियम वेलपोरिक एसिड है, प्रोपेनॉल है, अगर मैं जो है फार्मा का नाम लेना चाहूँ तो जैसे हम एपीवाल कहते हैं या हम एनरोल कहते हैं। इसके अलावा जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। तो ये वो मेडिकेशन है जो हम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। छोटे बच्चों में हम जो है वो एक मल्टीविटामिन होती है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें ये होता है कि आपकी मल्टीविटामिन कवर भी करती है, बच्चे को भूख भी लगती है और स्लीप इंड्यूस करती है। तो बच्चों में हम थोड़ी सी हल्की दवाई रखते हैं, लेकिन इनमें सब में से ज़्यादा बेहतर होता है कि अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। अगर आप जो है वो अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे, आपका बच्चा बार बार होता है, और पेरेंट्स भी बल्कि हाइपर हो जाते हैं ज्यादा बच्चों के दर्द को। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा वो करेंगे, स्ट्रेस लेंगे, तो आपका बच्चा भी उसी तरीके से करेगा, उसका हेडेक कभी ठीक नहीं होगा। दिस इज माय पॉइंट। हाँ, तो ये आपको, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगी तो सोल्यूशन कभी नहीं आएगा। आप मेरे पास चक्कर लगाती रहेंगी, मेरा जो है वो कंसल्टेशन चार्जेस बनती रहेंगी, मेरे लिए खुशी होगी, लेकिन आपके बच्चे की लाइफ और आपकी लाइफ जो है मिजरेबल हो जाएगी। तो हम ये कोशिश कर दें कि हमारा बच्चा रेगुलर बेसिस पे क्लिनिक या हॉस्पिटल के चक्कर ना लगाए, ताकि उसकी पर्सनालिटी डैमेज ना हो।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सनम, आपने Thank you. हमारे आज के टॉपिक को बहुत ही खूबसूरत तरीके से एलैबोरेट किया और मैं यकीन जानिए दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे देखने वालों में वालिदैन ऐसे हैं जिन्हें बाज़ औक़ात कोई रास्ता नहीं मिलता, उन्हें आगाही नहीं मिलती। डॉक्टर के पास जाके दवा लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इंसान को या लोगों को सही तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करना, मुझे लगता है डॉक्टर का काम ये भी बहुत ज़रूरी होता बिल्कुल, है। देखिए दवाई शुरू करना बड़ा आसान जी, होता जी, है, जी, वो तो आपको लेकिन हाँ, ओवर द कि काउंटर भी मिल आपका बच्चा जाएगी। जो है आगे कैसे ज़िंदगी गुज़ारेगा, मुझे इस बात की स्ट्रेस होती है। जी। कल यही बच्चा मेरे बच्चों के साथ भी डील करेगा ना, तो आप एक सोसाइटी जनरेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको अपना बच्चे का, या मुझे ये नहीं सोचना कि मुझे तो उसे दवाई लिख कर देनी है, मुझे ये सोचना है कि ये बच्चा सोसाइटी में जाएगा और मेरे बच्चों के साथ भी डील करेगा। दैट्स अ वेरी तो गुड, हमारी हाँ, सोसाइटी कैसी होगी ये हम पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, ठीक है? बिल्कुल। तो आप अगर बच्चे को अपने को ट्रेन कर रहे हैं कि मैं तुम जाकर लड़ाई कर लो, तो सोचो कि ये आपका बच्चा इसी सोसाइटी में जाएगा, आपके बच्चे की सोसाइटी, आपकी बेटियों की बच्चों की सोसाइटी अफेक्ट होगी। वेरी तो ट्रू। हम ट्रेन करते हैं एक सोसाइटी को, मैं अपने बच्चे को ट्रेन नहीं कर रही, मैं सोसाइटी को ट्रेन कर रही हूँ। बिल्कुल सही तो बात आपके है। बच्चे प्रोटेक्टेड तभी रहेंगे जब आप जो है वो उनको इसी सोसाइटी को जो है ट्रेन बिल्कुल करेंगे। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सनम, थैंक आपने यू। अपना कीमती वक्त हमें दिया एंड आई एम श्योर देखने वालों को, सुनने वालों को आज का टॉपिक, आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, स्पेशली उन पेरेंट्स को जो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। डॉक्टर सनोवर से, डॉक्टर सनम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को ज़रूर अपने प्यारों तक शेयर कीजिएगा। कई बार जब हम बहुत सारी गलतफहमियों का शिकार होते हैं, जब कोई डॉक्टर हमें बहुत खूबसूरत तरीके से बातों को समझाता है, तो हमें मालूम होता है कि शायद हमने देर कर दी और अभी भी देर नहीं की, हम जाकर डॉक्टर से फ़ौरन रुजू कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी एक और एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।